नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और दरअसल वो टॉपिक क्या है कि जो आपकी अभी आगामी दो बहुप्रतीक्षित परीक्षाएं हैं, यानी कि यूपी पीसीएस की परीक्षा और साथ ही साथ में आरओ एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा है। इन दोनों परीक्षाओं में दरअसल जो निबंध का जो टॉपिक होता है, उस निबंध के टॉपिक को हमें कैसे टैकल करना है, अर्थात हमें निबंध को किस प्रकार से लिखना है। क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें दरअसल अगर आप बढ़िया तरीके से चीजों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स बहुत ही बेहतर आएंगे और आपकी सफलता में ये बहुत अहम भूमिका अदा करता है। ऐसी स्थिति में एक अच्छा निबंध कैसे लिखें, क्या कुछ एक अच्छे निबंध की खूबियां होती हैं, कहां से रिसोर्सेज को फॉलो हमें करना है, क्या कुछ हमें पॉइंट्स डालना है, फ्लो डायग्राम बनाना है या नहीं बनाना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में चलते रहते हैं कि दरअसल हमें एक ऐसा निबंध कैसे लिखना चाहिए, यानी कि किस प्रकार से हमारा ऐसे हो जिसमें आपको भली भांति बेहतर ढंग से मार्क्स मिल सके। तो आज हम लोग इसी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जो है वीडियो को जल्दी शेयर कर दें। और एक सूचना आपको और देनी है कि अगर आप लोग तैयारी यूपी पीसीएस की खासकर कर रहे हैं या फिर आरओ की कर रहे हैं तो डेली मॉर्निंग में हमारे द्वारा 8 AM पर जो है करंट अफेयर्स आता है, आप लोग उसको देख सकते हैं। वहां पर मेरे द्वारा ना सिर्फ जो है आपका करंट का पोर्शन कराया जाता है बल्कि साथ ही साथ में स्टैटिक पोर्शन भी कराया जाता है और साथ ही साथ में मुख्य परीक्षा का जो है एक प्रश्न भी आपको दिया जाता है अभ्यास के लिए। तो कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, वहां पर आप उसको देख सकते हैं। खैर, आते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर और शुरुआत करते हैं कि दरअसल एक अच्छा निबंध कैसे लिखें, किन एग्जाम के लिए, आरओ के एग्जाम के लिए और जो है साथ ही साथ में यूपी पीसीएस के लिए। हालांकि आज जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा वो सारे पॉइंट्स आप यूपीएससी में भी फॉलो कर सकते हैं, एज इट इज फॉलो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा अंतर आपको वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, क्वेश्चन के पैटर्न में चेंजेस होता है, क्या चेंजेस होते हैं वो हम लोग अभी चर्चा करेंगे। फिलहाल आज हम लोग थोड़ा सा पहले पैटर्न पर चर्चा करते हैं कि दरअसल जो आपका यूपी पीसीएस का ऐसे का पैटर्न होता है, यानी कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किन किन टॉपिक से आते हैं, साथ ही साथ में आपका यानी कि आरओ और यूपी पीसीएस दोनों एग्जाम में पैटर्न क्या होता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिएगा। हो सकता है वीडियो 30 मिनट से अबव चला जाए, लेकिन आपको धैर्य धारण करना है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि अगर धैर्य धारण नहीं करेंगे तो फिर कुछ काम होने वाला नहीं है। आप अगर सोचेंगे कि कोई बात आपको 10 मिनट में बता दे, आप उसको समझ करके जाके वहां पर लिख के चले आओ, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपका फोकस यूपी पीसीएस पे है, आरओ पर है, तो धैर्य धारण करना होगा और सुनने की क्षमता को विकसित करना होगा। इस बात को आप लोग ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। अगर सुनोगे नहीं तो गुण नहीं पाओगे, इस बात को ध्यान रखना है। तो जो पॉइंट्स आज आपको बताए जाएंगे, ये पॉइंट्स आप किसी भी एग्जाम में आप जाओगे, यानी कि अगर वहां पर निबंध का प्रश्न पत्र अगर आपके सामने होगा, निश्चित रूप से आपको जो है वहां पर इसको फायदा मिलेगा। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। आधे घंटे 35 मिनट की जो क्लास आज हो रही है आपकी, ये आपके लिए जो है बहुत ही फायदेमंद होगी। सारे पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करते चले जाना कि किस किस तरीके से आपको करना है, और उसके बाद जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ निबंध इस प्रकार से हमें लिखना है, उसके बाद से आप लोग जो है घर पे प्रैक्टिस करना शुरुआत कर दीजिएगा। जो रिसोर्सेज आपको बताए जाएंगे आज कि कहां से कैसे कैसे करना है आपको, उन सारे रिसोर्सेज को लेकर के आपको निबंध की प्रैक्टिस शुरू कर देनी है अगर अभी तक नहीं किया है तो। क्योंकि अक्टूबर माह में आपकी परीक्षा पीसीएस के प्रस्तावित है, जबकि दिसंबर माह में कौन सी परीक्षा है आपकी, आरओ की है। और उनका मेंस की अगर हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की, तो संभवतः फरवरी जनवरी लास्ट या फरवरी माह तक आपका जो है किसका एग्जाम हो जाएगा, ये भी पीसीएस मेंस का हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं आपके आरओ मेंस की, तो लगभग जो मेरी एनालिसिस है उस बिहार पे मैं कह सकता हूं कि लगभग मार्च के बाद, यानी कि मार्च मिड लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा आरओ मेंस का। तो ऐसे समय में आपके पास एक लंबा समय है और ऐसे में अगर आप मेंस की तैयारी साथ में करते हैं, एसए की प्रैक्टिस करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग पॉइंट्स पे आते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले अगर हम आरओ के निबंध के पैटर्न की बात करते हैं, ठीक है, कि आरओ में जो आपका यानी कि जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी जो आपकी परीक्षा है, इसमें निबंध कैसे आते हैं, किन किन टॉपिक से आते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि कुल 3 निबंध आपको लिखने के लिए आएंगे। कितने निबंध आएंगे लिखने के लिए भाई साहब? 3 निबंध आएंगे। ठीक, टोटल 3। समय आपको कितने मिलेगा? 3 घंटे का मिलेगा, यह भी आपको ध्यान देना है। ओके, चलो अगर बात करते हैं कि 3 निबंध आएंगे, उनमें से प्रत्येक निबंध कितने शब्दों का होगा, तो एक निबंध आपका कितने शब्दों का होगा?
600 शब्दों का होगा, यानी कि 6 जो है 100 वर्ड्स का आपको एक ऐसे लिखना होगा, यानी कि क्षेत्रिक 1800 शब्दों में टोटल, ठीक है। और कुल अंक की अगर बात करते हैं हम लोग तो 120 अंक आपको मिलेंगे, यानी कि 40 जो है अंकों का आपका एक निबंध होगा, ठीक है। 3 निबंध आएंगे, एक निबंध 600 शब्दों में लिखना होगा आपको, ठीक है। कुल अंक 120 होंगे। टॉपिक 3 टॉपिक जो है होते हैं, उन तीनों टॉपिक से आपको एक एक निबंध चूज करना होता है, यानी कि सेलेक्ट करना होता है। टॉपिक कौन कौन से होते हैं? वो दरअसल साहित्य के होते हैं, विज्ञान के होते हैं और समसामयिक विषयों के होते हैं। इसको अभी हम विस्तार से देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक होते हैं। ओके, चलो तो अब हम बात करते हैं अगर यूपी पीसीएस की, तो यूपी पीसीएस में सेम वही चीज होती है, सिर्फ 2 अंतर होता है। एक पहला अंतर क्या, आरओ में 600 शब्दों में लिखना था आपको निबंध, जबकि पीसीएस में आपको 700 शब्दों में लिखना होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। और वहां पर 120 अंकों का था, यहां पर कितने अंकों का हो जाएगा? 150 अंकों का, यानी कि यहां पर 50 × 3 यानी कि 50 × 3 यानी कि 150 अंकों का ये हो जाएगा, यानी कि 50 नंबर का आपका एक निबंध होगा। अब देखो यूपी पीसीएस में 150 नंबर का ऐसे है, जबकि आरओ में 120 नंबर का है। 120 नंबर 150 नंबर आपके एग्जाम के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकते हैं अगर आपने इसमें ठीक ढंग से मेरे द्वारा बताई गई बातों का अगर ध्यान देते हैं, या हो सकता है आपको खुद से नॉलेज हो, अगर आप उसका प्रयोग करते हैं, निश्चित रूप से आपके जो है सिलेक्शन में ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। बस चीजों को ध्यान से समझने का प्रयास करते रहिएगा। ओके, अब हम आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो हमने आपसे कहा कि 3 निबंध आएंगे, 3 अलग अलग खंड होंगे, खंड का, खंड खा, खंड गा, 3 खंड होंगे। तीनों खंडों में आपको 3-3 ऐसे दिए जाएंगे, जिसमें से एक एक आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि खंड का हो गया, इन तीनों में से आपको एक जो है क्या करना होगा? ऐसे को सिलेक्ट करना होगा, यानी कि इन 3 टॉपिक में से। टॉपिक खंड का में कौन कौन से रहेंगे? तीनों टॉपिक, जो तीनों खंड है आपके, उन तीनों खंडों में टॉपिक आपके अलग अलग दिए गए हैं, ताकि आपको ये समस्या ना होने पाए कि क्या तैयार करना है ऐसे में, क्या मुझे निबंध तो पता ही नहीं होता है, कैसे कहां से उठाना टॉपिक। वो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं कि यही टॉपिक हैं जो आपके एस्से से संबंधित होंगे। जैसे कि खंड का में साहित्य और संस्कृति से संबंधित जो है निबंध आपको परीक्षा में लिखने के लिए आएगा। दूसरा, जो सामाजिक क्षेत्र होता है, जो सोशल जो फील्ड होता है, उससे एक एस्से आएगा लिखने के लिए। और राजनीतिक जो क्षेत्र होता है वो आपको जो है लिखने के लिए आएगा, यानी कि इसमें से आपको एक एस्से को चूज करना होगा। आप देख लीजिएगा कि दरअसल किसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जिसमें से भी आपको लगता होगा आप बढ़िया फील कर रहे हैं, आप आराम से जो है यहां पर जाकर के उस एस्से को लिख दीजिएगा। तो दूसरी तरफ खंड जो खा होता है आपका, खंड खा में भी आपके 3 एस्से आएंगे, जिसमें से एक आपको चूज करना होगा। तो विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी से संबंधित एक होगा, यानी कि साइंस एंड टेक का जो नए जो इन्वेंशन होते रहते हैं, अगर वो कोई टॉपिक चर्चा में है तो उससे संबंधित आपके जो है निबंध आ जाएगा। जैसे कि यहां पर क्या आ सकता है? यहां पर आपके जो है क्या आ सकता है? यहां पर एआई आ सकता है। क्या? एआई आ सकता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आ सकता है। अगर चर्चाओं में डीएनए रहा है, या कोई खास तरीके से कोई जो है बीमारी चर्चाओं में रही, जैसे कोरोना हो गया या कुछ और हो गया, वो पूछ सकता है। आर्थिक क्षेत्र में विकास संबंधित जो भी धारणाएं होती हैं, कुछ योजनाएं हो सकती हैं, भारत की विकास दर को लेकर कुछ क्वेश्चन हो सकता है, इस प्रकार के प्रश्न यहां पर आ सकते हैं, यानी कि ऐसे आ सकता है। कृषि, उद्योग एवं व्यापार, एग्रीकल्चर से संबंधित, इंडस्ट्री से संबंधित चीजें आपकी यहां पर, ट्रेड से संबंधित चीजें आपके यहां पर पूछी जा सकती हैं। तो ये 3 टॉपिक आपके इसके हो जाएंगे, इसमें से एक आपको चूज करना होगा, कोई एक एस्से। तो 2 एस्से हो गया आपका, ठीक है। चलो, तीसरा जो सेक्शन होता है बेसिकली वो क्या होता है? वो करंट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। क्या होता है? करंट ओरिएंटेड होता है, यानी कि जो चीजें समसामयिक में चल रही होंगी उनसे एक टॉपिक आपका उठा के दे देगा एस्से के लिए। जैसे कि क्या है? राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, जो भी करंट इवेंट्स होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं आपसे डेली, जब मैं मॉर्निंग में 8 AM पे जब आपको करंट अफेयर पढ़ाता हूं, तो मैं कहता हूं कि आप चीजों को ध्यान से समझा करो, ठीक है। बीच में मैं आपको टॉपिक भी दे रहा था एस्से के लिए कि आपको ये लिख के आना है, ये लिख के आना है। इससे क्या होता है कि जब आप करंट पढ़ोगे तो आपकी जो बेसिक जो समझ होती है वो तो विकसित होती है, साथ में आपका जो टेम्परामेंट होता है वो बहुत डिटेल्स में, यानी कि इंटीग्रेटेड हो जाता है। तो फिर आप चीजों को आप बेहतर ढंग से कर पाते हो, क्योंकि निबंध एक दिन में तैयार नहीं होता है। उसके लिए क्या कहते हैं, इकट्ठा आपके पास नॉलेज का होना क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कई विषयों की जब आपको नॉलेज होगी तब आप अपने निबंध को बहुत बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है ना। चलो, दूसरा क्या होगा?
प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि, ये दूसरा टॉपिक हो जाएगा। और तीसरा टॉपिक क्या रहेगा, राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं, यानी कि भारत सरकार या राज्य सरकार की कोई योजना अगर चर्चाओं में रही होगी तो हो सकता है उससे पूछ ले। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने एक टॉपिक जो है बहुत अच्छा सुना होगा, क्या, जल जीवन मिशन, है ना, सुना कि नहीं सुना, जल जीवन मिशन। ठीक है, अब ये जल जीवन मिशन आपके एस्से का टॉपिक बन सकता है। ठीक है, कि जल जीवन मिशन पर कोई भी कुछ भी घुमा के आपसे प्रश्न पूछ लेगा, है ना, कि जो है किस प्रकार से ये मानव के जो भी चीजें हैं जो उनको एक प्रॉपर तरीके से फ्रेश वाटर नहीं मिल पा रहा था, प्रदूषण कहीं ना कहीं हो रहा था, उनसे चीजों को कैसे बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, ये प्रश्न आपके जीएस में पूछ लेगा। और जल जीवन मिशन पर सीधे सीधे ऐसे पूछ लेगा आपसे कि जल जीवन मिशन पर निबंध लिखें, ऐसा करके कोशिश। तो यहां पर आपको फिर सारे टेम्परामेंट जो भी होंगे, डायमेंशंस, आपको यहां पर डिटेल्स में लिखना होगा। तो कोई भी चीज जो चर्चाओं में रही है, ठीक है, वो आपसे पूछ सकता है किस टॉपिक में, खंड गा वाले में, यानी कि ये टोटल टॉपिक किसका है, करंट ओरिएंटेड है। और आप लोग देख पा रहे होंगे ये टॉपिक जो है सारे के सारे अर्थक्वेक्स हो गया, सूखा हो गया, ये सब क्या है, ये सब आप लोग भूगोल में पढ़ते भी होंगे, करंट में पढ़ते भी होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये हो गया 3 खंड हमारा जो कि आपको आएगा, यानी कि 3 खंड होंगे, एक एक ऐसे आपको उसमें से लिखना होगा 3 ऐसे। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, चलो अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर जो आपके मन में प्रश्न होता है। ठीक है, तो 2 ही चीजें होती हैं आपके दिमाग में चल रही होंगी। एक, पहला दिमाग में आपके क्या चल रहा होगा, ठीक है, कि शुरुआत कैसे करें, है ना, शुरुआत यानी कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, एक बात तो ये, या फिर आप समझ लीजिए कि ऐसे कैसे लिखें, एक तो दिमाग में यही चल रहा होगा, कैसे लिखें ऐसे। ठीक, एक बात। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रश्न आप लोग के मन में चलता होगा, मुझे पता है, वो ये है कि आखिर रिसोर्सेस क्या होने चाहिए आपके, है ना, रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेस क्या होने, यानी कि कहने का मतलब है कौन सी ऐसी बुक्स को फॉलो करें जिससे आपका ऐसे जो है हो जाए। ये 2 बड़े प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे होंगे। ठीक है भाई, कि हम कैसे लिखें, क्या लिखें, या फिर आपके दिमाग में यह भी हो सकता है कि क्या फ्लो डायग्राम और जो पाई चार्ट वगैरह होता है वो बनाएं या ना बनाएं। ठीक, या फिर और कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में हो सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो है क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे होंगे। आज हम लोग इन्हीं प्रश्नों का जो है समाधान करेंगे और पाएंगे कि किस प्रकार से हमें एस्से को लिखना है। ठीक है, देखो आपके पास एस्से आ गया लिखने के लिए। देखो 2 चीजें हैं, एक बात, एक निबंध आपके आता है कहां पर, यूपीएससी में लिखने के लिए आता है, और एक निबंध आपके लिए लिखने के आता है किसमें, स्टेट पीसीएस में, यानी कि आपका यूपी पीसीएस का हो गया और आरओ और एआरओ का हो गया। ठीक है, देखो यूपीएससी के निबंध में और इसके निबंध में, ठीक है, अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, एक तरीके से आपके समझ लीजिए ज्ञान का है, प्रश्नों की प्रकृति में भी अंतर है और आपके ज्ञान का भी अंतर हो जाएगा यहां पर। क्यों, यूपीएससी में दरअसल क्या होता है, एक तरीके से इनडायरेक्ट ऐसे लिखने के लिए आता है, अमूर्त जिसको हम लोग बोलते हैं, अमूर्त निबंध होता है। यहां पे क्या होता है, सीधे तौर पर निबंध आपसे पूछ लेगा, ठीक है, कि साहित्य समाज का दर्पण है, ऐसा कुछ पूछ लेगा आपसे। ठीक है, या 2030 में अगर आप जाएंगे यूपीएससी के निबंध में तो G20 की महत्ता पूछ लिया था आपसे, अगर आपको ध्यान होगा कुछ। ठीक है, महानगरों में वृद्धों की समस्या पूछ लिया था, यूपीएससी 2023 कैसे है, महानगरों में वृद्धों की समस्याएं, यानी कि जो बड़े सिटीज होते हैं वहां पर वृद्धों को किस प्रकार की समस्याएं होती है, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं। कितना आसान है, क्या नहीं लिख पाओगे आप। जबकि यूपीएससी में जो क्वेश्चन होता है वो घुमा के पूछता है आपसे कुछ, है ना, कि कुछ भी पूछ लेगा, बहुत इंटरनल तरीके से पूछेगा और आपको लगेगा यार ऐसे कैसे आ गया। अगर आप बिहार पीसीएस की तरफ जाओगे तो आजकल 2-3 सालों से क्या हुआ है, वहां पर भी यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं बिहार वाले, वहां पर भी क्या कहते हैं, वो क्षेत्रीय भाषाओं में निबंध लिख एक तरीके से बोल रहे हैं और अमूर्त ऐसे वहां पर भी आ रहा है। यूपी पीसीएस के निबंध में और आरओ के निबंध में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधे तौर पर ऐसे लिखने के लिए आएगा। और उसके लिए जरूरी है कि आपकी पकड़ जो है सब्जेक्ट पर बेहतर ढंग से होनी चाहिए। जब मैं मॉर्निंग में 8 AM पे करंट अफेयर्स कराता हूं तो वहां पर मैं चीजों को आपको डिटेल्स में समझाता रहता हूं कि ये ऐसे ऐसे होगा, ये ऐसे ऐसे होगा, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, इस प्रकार का इस टॉपिक से ऐसे पूछा जा सकता है। तो यानी कि अगर आपको सभी विषयों पर, यानी कि अगर आपको जीएस के विषयों पर, सामान्य अध्ययन के विषयों पर अगर आपको बेसिक नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है, तो आप चीजों को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। अगर आप यूपी पीसीएस के स्टूडेंट होंगे तो निश्चित तौर पर आप जीएस पेपर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th पढ़ते होंगे, यानी कि आपको एक बहुत बेहतर नॉलेज होगी किसकी, सामान्य अध्ययन की। तो अगर आपको सामान्य अध्ययन की बेहतर नॉलेज है
तो आपका ऐसे लिखने में कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी। अब बात आती है आरओ एआरओ की। भाई आरओ एआरओ वाले तो नहीं पढ़ते हैं मेंस में जो है पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप में, तो वो क्या करें, तो वो लोग जो अपना प्री में जो प्रिपेयर करते हैं पोर्शन यानी कि जीएस का सेक्शन। अब जैसा कि हमने आपको क्या दिखाया, ये देखिए टॉपिक, देखो ये टॉपिक भूस्खलन हो गया, भूकंप, बाढ़, सूखा। ये आरओ वाले अभ्यर्थी क्या प्री में नहीं पढ़ते होंगे, या फिर अगर हम बैक पे जाएं तो विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दे क्या वो लोग नहीं पढ़ते होंगे। निश्चित तौर पर जीएस के सेक्शन में प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते होंगे, लेकिन पढ़ते होंगे। तो एक बेसिक समझ तो उनको होगी, आरओ एआरओ के वालों के लिए भी होगी। ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं लिख पाएंगे। तो अगर मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको सामान्य अध्ययन की अगर नॉलेज बढ़िया तरीके से है तो आपको ऐसे लिखने में कोई समस्या नहीं आने वाली है। बस आपको एक चीज फॉलो करनी है, यानी कि आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए कि दरअसल आपको लिखना कैसे कैसे है, कहां पर क्या क्या चीजें नोट डाउन करनी है। हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारे सामने यह आ गया कि अगर हमें सामान्य अध्ययन की अगर नॉलेज अच्छी है तो निश्चित तौर पर हमारा ऐसे क्या होगा, बढ़िया लिखा जाएगा। एक बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पॉइंट्स के फॉर्म में हम लोग देखते हैं कि फटाफट क्या क्या आपको करना है। चलिए ठीक है, देखो क्या है ना कि सबसे पहले टॉपिक को भली भांति समझने का प्रयास करें। कोई भी ऐसे आ गया आपके, ठीक है, चाहे आरओ एआरओ में आ गया चाहे यूपीपीसीएस में आ गया, टॉपिक को पहले समझो पूछ क्या रहा है। जैसे अगर आपके निबंध यही सीधे सीधे आ गया 2023 में जो आया था, ठीक है, 2023 में टॉपिक क्या था कि महानगरों में वृद्धों की समस्याएं, ऐसा कुछ ऐसे था, है ना, शायद देख लीजिएगा आप लोग एक बार। वृद्धों की समस्याएं यानी कि जो महानगर होते हैं, जो बड़े सिटीज होते हैं, ठीक है, वहां पर जो वृद्ध लोग होते हैं यानी कि जो ओल्ड एज लोग होते हैं, उनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, दरअसल इस निबंध में यही लिखा था। तो अब तो पहले आप इसको समझो कि दरअसल मीनिंग क्या है इसका, क्या कह रहा है। महानगरों में वृद्धों की समस्याएं, तो सबसे पहले तो आपको महानगर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, भाई महानगर होते क्या हैं और महानगरों की बेसिकली समस्याएं क्या क्या होती हैं। आपको यह पता होना चाहिए समस्या क्या होती है और उन समस्याओं से वृद्धों को कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। यानी कि ओल्ड एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हीं के ऊपर आपको लिखना होगा। अब ये तो आप समझ गए कि हाँ भाई हमको ये लिखना है, लेकिन लिखना कैसे है, यानी कि फ्रेमिंग कैसे करी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्या फ्रेमिंग कैसे करें, है ना, एक सांचा हमारे पास होना चाहिए, ठीक है, कि हमें उस सांचे में हमें अपने को लिखना है। ऐसे उन्हीं बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पहला हमें क्या करना है कि सबसे पहला तो ये कि हमें टॉपिक को समझना है, क्योंकि जब तक आप टॉपिक नहीं समझोगे तब तक आप लिख नहीं पाओगे। बात समझ में आ गई। तो पहले टॉपिक को समझो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। तीनों खंड में से जो खंड आपको सुटेबल लगे कि आप इसमें बेहतर कर सकते हो, उसी निबंध को चूज करना और उसको फिर पहले समझना, एक बिंदु। दूसरा, टॉपिक को समझने के बाद निबंध को अपने मन में फ्लो डायग्राम के रूप में सोचें। यानी कि अगर महानगरों में वृद्धों की समस्याओं पर निबंध लिखने के लिए आ गया तो अपने दिमाग में थोड़ा सा आंखें को बंद करो और सोचो कि इस निबंध में हमारा जो स्ट्रक्चर होगा निबंध का कैसे कैसे होगा। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे हम, मेन बॉडी में क्या लिखेंगे हम, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे। ये एक आपके पास एक रफली फ्लो डायग्राम आपके माइंड में तुरंत एक रेडी हो जाना चाहिए। ये स्किल सीख लो अगर नहीं सीखा है तो, नहीं तो भौचक्के की तरीके से बैठे रह जाओगे, नहीं पॉसिबल हो पाएगा वहां पर। इसलिए जरूरी क्या है कि आप चीजों को पहले बेहतर ढंग से समझो कि हमें दरअसल पूरे एस्से में कौन कौन से बिंदुओं पर जो है विशेष फोकस करना है। ठीक है, चलो इसके अलावा निबंध की शुरुआत अगर हम बात करते हैं कि कैसे करें, ठीक है, लेकिन इसके पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि दरअसल आपका जो फ्लो डायग्राम हो, यानी कि जो आपके पास एक स्ट्रक्चर हो, वो कैसा होना चाहिए, इसको समझो पहले। ठीक है, तो तीन चीजें होती हैं अगर आप सामान्य अध्ययन के उत्तर को लिखेंगे तो भी या निबंध को लिखेंगे तो भी, तो तीन चीजें आपके पास होती हैं। क्या क्या? एक होता है आपका क्या, इंट्रोडक्शन का पोर्शन, ठीक, इंट्रोडक्शन। दूसरा पोर्शन क्या होता है आपके सामने, मेन बॉडी का, ठीक है, मेन बॉडी का। और तीसरा सेक्शन क्या होता है आपके पास, तीसरा होता है आपका कंक्लूजन का। तीन चीजें होती हैं आपके सामने, ठीक है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि दरअसल इंट्रोडक्शन में, मेन बॉडी में और कंक्लूजन में क्या क्या कैसे कैसे लिखना है आपको, ठीक, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आरओ में, ठीक है, अगर 600 शब्दों में आपको लिखना है तो एक बात ध्यान रखना
कि लगभग लगभग जो है 70% हिस्सा इसका होना चाहिए। किसका? शब्दों का। आपके पास 70% का हिस्सा होना चाहिए मेन बॉडी का। ठीक, 90% के 20% के आसपास आप लिखो किसको? इंट्रोडक्शन को 20%, और कंक्लूजन लगभग लगभग 10%। इसको आप प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है, 65 to 70 कर सकते हो, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। लगभग लगभग रेशियो यही रहेगा। यानी कि अगर 600 शब्दों में अगर आपका ऐसे लिखने के लिए आ गया है तो इंट्रोडक्शन कितने परसेंट होना चाहिए? 20%, ठीक है। मेन बॉडी यानी कि जो आप मुख्य भाग जो आप लिखोगे एस्से का, जो मेन कंटेंट होगा आपका, वो 70% होगा, ठीक है। और कंक्लूजन ब्लास्ट में यानी कि निष्कर्ष जो होगा आपका, कि दरअसल आपके जो टॉपिक आपको जो दिया गया है, चाहे वो मुख्य परीक्षा का हो या निबंध का हो, उसमें जो है कंटेंट आपका निष्कर्ष के तौर पर आप उसमें क्या लिखोगे, ये लगभग लगभग 10% का हिस्सा आपका ये होता है। बात समझ में आ गई? अब हम बात आते करते हैं जिस पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि निबंध की शुरुआत कैसे करें। तो महत्वपूर्ण उद्धरण, देखो ध्यान रखना, शुरुआत जब आपको करनी है, यानी कि पहले तो आपने निबंध देखा, आपके दिमाग में फ्लो डायग्राम बन गया, भाई ठीक है हमने फ्लो ऐसे ऐसे करना है। अब शुरुआत अगर करनी है, यानी कि इंट्रोडक्शन अगर आपको लिखना है, तो उस इंट्रोडक्शन की शुरुआत आपको कैसे करनी है? दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, महत्वपूर्ण उद्धरण और चाहे तो या विशेष कोई पंक्ति, इसको कॉमा लगा लीजिएगा। महत्वपूर्ण उद्धरण, विशेष पंक्ति या किसी समाज सुधारक आदि के विचारों से करें। यानी कि आपके पास एक कलेक्शन होना चाहिए किन चीजों का? इंपॉर्टेंट कोटेशंस का या उद्धरण का। इंपॉर्टेंट जो भी बड़े जो थिंकर्स होते हैं, जैसे महात्मा गांधी की कोई खास बात हो गई, ठीक है, किसी बड़े थिंकर ने कुछ जो है अपनी बातों को रखा है किसी संदर्भ में, या फिर अगर आपको कोई खास कविता अगर आपको नजर आती है कि ये खास कविता आप यहां पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ऐसी चीजें आपके पास होनी चाहिए। और इसके लिए आपको अलग अलग रिसोर्सेज से कंटेंट को इकट्ठा करना पड़ेगा। ये काम पहले का है, वहां पर आप सोच नहीं पाओगे। हां, अगर आप खुद रचनाकार हैं, अगर चीजों को बेहतर ढंग से आप वहां पर खुद से प्रेजेंट कर सकते हैं कविताओं के फॉर्म में, तो निश्चित रूप से कर दीजिएगा, लेकिन ज्यादा ज्ञानी वहां मत बनिएगा। बेहतर ऑप्शन यह है कि आप पहले से ही आपके पास उद्धरण, कविताएं और ऐसा कुछ कंटेंट आपके पास इकट्ठा होना चाहिए, ताकि आपको बाद में समस्या दरअसल क्या हो, ना होने पाए। इतनी बात समझ में आ गई आपके? चलो ठीक है, ओके। इसके अलावा ये सारी बातें हो गई कि भाई हमने शुरुआत अच्छे से कर दिया, किसी खास व्यक्ति को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, वहां पर उनकी बातों को लिख दिया, एक कविताओं के फॉर्म में हमने लिख दिया, कुछ कोटेशंस हमारे पास है वो उसको हमने नोट डाउन कर दिया। यानी कि शुरुआत कैसी होनी चाहिए? बेहतर। यानी कि जैसे एग्जामिनर देखे उस पंक्ति को पढ़ करके ही वो लालायित हो जाए कि यार क्या बात लिखी इसने। ये नहीं कि जैसे देखे एकदम नींद आ जाए, एकदम सो जाए एकदम। भाई ऐसा नहीं लिखना है। इतनी गहरी बात भी आपको नहीं लिखना है कि वो खुद एग्जामिनर सोचने लग जाए, अरे यार कैसे लिखेंगे कैसे लिखेंगे, इतना भी नहीं लिखना है। आपको एक सीधी सरल शब्दों में कुछ अच्छी पंक्तियां, कुछ अच्छे उद्धरण, कुछ अच्छे समाज सुधारक थिंकर्स के कोटेशंस को आपको वहां पर नोट डाउन करना है, कविताओं को लिखना है, बस। इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। ज्यादा दिमाग लगाओगे ना तो सब खत्म हो जाएगा। तो बस आपको इतना करना है कि आपको दरअसल एग्जामिनर को क्या करना है? मजबूर करना है। किस लिए? कि वो आपकी कॉपी को पढ़े। आपका प्रभाव जो है क्या हो, पहले ही इतना बेहतर होना चाहिए कि जैसे ही वो आपकी कॉपी को देखे, वो आपकी कॉपी को नजरअंदाज कर ही ना पाए, वो मजबूर हो जाए कि यार इसकी कॉपी को तो मुझे पढ़ना चाहिए, यार कुछ तो है इस बंदे में। तो ये सिद्धांत आपको ध्यान रखना है कि आपका इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए? जबरदस्त होना चाहिए। क्योंकि जब तक अगर आपका इंट्रोडक्शन ही नहीं अच्छा होगा तो वो क्या करेगा? आपकी कॉपी खिसका देगा, कुछ सरसरी नजर से पढ़ करके जनरल मार्किंग कर देगा, आप निकल जाएगा वो। लेकिन अगर इंट्रोडक्शन बेहतर है तो वो आपकी कॉपी को पढ़ेगा, और निश्चित रूप से अगर प्रेजेंटेशन आपका स्टार्टिंग में बेहतर है तो निश्चित रूप से कंटेंट आपका अच्छा होगा और आपको मार्क्स बेहतर मिलेंगे। तो ये बात समझ आ गई? यानी कि आपको अपनी लेखन शैली से एग्जामिनर को इस बात के लिए मजबूर करना है कि वो आपकी कॉपी को पढ़े और आपको बेहतर मार्क्स दे। बात समझ आ गई? चलो ठीक है। तो यानी कि आपके पास उद्धरण, कंटेंट, ये सब इकट्ठा होने चाहिए। अब कहां से कंटेंट इकट्ठा करना है ये भी हम बाद में चर्चा कर लेंगे इस पर, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या होगा? अगर कुछ महत्वपूर्ण चीजें आप लिखते हो अपने एस्से में तो उसको कोशिश करो कि फटाफट इसको क्या करो, अंडरलाइन करते रहो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, शब्द सीमा का ध्यान रखें। ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। जितने वर्ड्स लिमिट में दिए गई हैं बातें लिखने के लिए, उतनी में आपको लिखनी है। बहुत ज्यादा प्लस माइनस आपको नहीं करना है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। चलो, इसके अलावा निबंध जो दरअसल होता है वो आपके अपने विचार होते हैं। कहीं ना
आप ये सोचो कि निबंध किसी का रट लो आप, ठीक है, और रटने के बाद आप वहां पे लिखोगे, भाई साहब नहीं लिख पाओगे। ये चीज ध्यान रखना। निबंध स्वकृति होती है मेरे अनुसार। क्या होती है निबंध? निबंध जो है स्वकृति होती है, ठीक है। आप अपने शब्दों में लिखोगे। एग्जामिनर दरअसल क्या होता है ना, बहुत स्मार्ट होता है, वो एवी नहीं होता है। उसे पता होता है कि आप कॉपी पेस्ट टाइप का कर रहे हो या आपकी बातें आपके मन से निकले। निबंध में इंसान खुलकर लिखता हो। आपके पास शब्दों का कोई बहुत ज्यादा 125 शब्द, 200 शब्द, 250 शब्दों का कोई बहुत बड़ा मायाजाल नहीं होता है कि बस आपको इतने में ही फिक्स कर देना है। ऐसे में आपको 600 शब्दों में 700 शब्द बहुत होते हैं, कम नहीं होते भाई, 7-8 पेज हो जाते हैं। इतने लिखने के लिए आपके पास भरपूर समय भी होता है और कंटेंट भी आपके पास भरपूर होता है। यानी कि निबंध आपके विचारों की अभिव्यक्ति होती है, जो आपको पता है, आप अपने शब्दों में उसको खुलकर लिखते हो। तो निबंध खुलकर लिखना है, डर कर नहीं लिखना है, ना ही कहीं किसी खास बात को याद करके कहीं वही टेपना है आपको, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपके अंदर से बात निकलनी चाहिए किसी टॉपिक पर। अगर पूछा है कि महानगरों में वृद्धों की समस्याएं क्या हैं, आप खुलकर उस पर लिखो। जो आप परिवेश में अपने देख रहे हो, जो आप सामने देख रहे हो, प्रत्यक्ष तौर पर जो देख रहे हो, आपको वही बातें लिखनी। ये नहीं कि बस कहीं से रट्टा है कि डेटा ये ऐसे ऐसे लिख देना, भाई ऐसा नहीं करना, ठीक है। अपने भाव आपको वहां पर व्यक्त करने हैं, और ये तभी आप कर पाओगे जब आपको नॉलेज क्या होगी, बेहतर होगी, ठीक है ना। चलो, इसके अलावा हमारी विचारधारा आम जनमानस या सरकार के विरोध में न हो, यह नहीं होना चाहिए। आपको अगेंस्ट में नहीं लिखना है, ना जो है सोसाइटी के अगेंस्ट में आपको जाना है, ना ही आपको सरकार के अगेंस्ट में लिखना है। सरकार के अगेंस्ट में नहीं लिखना है, यह बात आपको जब आप यूपीपीसीएस के मेंस में जाओगे वहां पर भी आपको नहीं लिखना है, और निबंध वाले में भी नहीं लिखना है, क्योंकि आप सरकार का ही पार्ट बनने जा रहे हो, आप किसी और का भाग नहीं बनोगे। तो इसलिए सरकार की अगेंस्ट में कोई बातें आपको नहीं लिखनी है, ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। और कुछ ऐसी बातें भी नहीं रखनी है कि वो समाज के अगेंस्ट में हो। कोई बात हो सकती है समाज में अभी तर्कसंगत ना हो, तो आपको एकदम से बिल्कुल उस पर जो है झंडा नहीं गाड़ देना है कि बस मैं तो एकदम जो है पूरा का पूरा विश्व पलट दूंगा, ऐसा नहीं लिखना है आपको। सोसाइटी के अगेंस्ट में नहीं जाना है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं जाना है, ठीक, बात समझा कि? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा किसी जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय के प्रति द्वेष भावना न झलकती हो, यह बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। सांप्रदायिकता पर अगर निबंध लिखने के लिए आ गया, फॉर एग्जाम्पल सांप्रदायिकता पर निबंध लिखने के लिए आ गया, आप किसी खास धर्म से अगर बिलोंग करते हो, तो आपको सांप्रदायिकता के अंतर्गत निबंध में यह बिल्कुल नहीं लिख देना है कि सामने वाले जो है धर्म की वजह से सांप्रदायिकता फैल रही है, या इस देश की वजह से ऐसे हो रहा है, ऐसा आपको नहीं लिख रहा है, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आपको जो है क्या है, बहुत ही बैलेंसिंग अप्रोच के साथ अपने निबंध को लिखना है। यहां पर यह ना लगे कि आप किसी खास जो है समुदाय से बिलोंग करते हो, किसी खास राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हो, किसी खास जाति से बिलोंग करते हो, ये वहां पर प्रदर्शित नहीं होना चाहिए। यह बात आपको दरअसल ध्यान रखनी है, ठीक है। यानी कि किसी जाति, धर्म, मजहब के प्रति द्वेष भावना आपके मन में ना हो वहां पर, क्योंकि अगर रहेगी तो फिर आप एक अच्छे सिविल सेवक नहीं बन पाओगे। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये हो गई बातें कुछ महत्वपूर्ण, जो आपको इन सारे बिंदुओं पर आपको क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। लास्ट में जो हम लोग क्या करेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे। उस निष्कर्ष में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि निष्कर्ष क्या होना चाहिए आपका, सकारात्मक और दूरदर्शी होना चाहिए, पॉजिटिव हो एकदम निष्कर्ष, यार बढ़िया ऐसा होना चाहिए। अगर महानगरों में वृद्धों की समस्याएं हैं तो क्या कुछ और बेहतर किया जा सकता है कि उनकी समस्या दूर हो जाए, बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ आपको अपने जो है वहां पर निष्कर्ष में लिखना है, ठीक है। और दूरदर्शी होना चाहिए, है ना। एक जो है लॉन्ग जो है टर्म में आपकी बातें होनी चाहिए कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बृहत लेवल पर इसका फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि दरअसल जो आपका रिसोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो पहले ही मैंने आपसे कह दिया कि अगर आपको पकड़ जीएस के विषयों पर है, सामान्य अध्ययन के विषयों पर है, तो आपको समस्या कहीं से भी नहीं आने वाली है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कहने का मतलब ये क्या है कि आपके पास पॉलिटी का, ठीक है, एनवायरमेंट का, भूगोल का, इन सब, इतिहास का, इन सब पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हम लोग कर रहे थे कि आपके पास 2-3 चीजें होनी चाहिए, ठीक है। देखो कहां कहां के लिए, ये आपका है मेन बॉडी, ठीक है, यहां पर, और ये क्या है आपका इंट्रोडक्शन। यहां पर हमने आपसे क्या कहा था कि यहां के लिए आपके पास कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां होनी चाहिए, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण उद्धरण होनी चाहिए आपके पास, कुछ कविताएं होनी चाहिए। इसका रिसोर्स क्या है? इसका रिसोर्स सिंपल सा है कि आप कोई कविताओं की एक अच्छी सी पुस्तक ले सकते हैं,
या फिर जो है अगर किसी का हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल रहा होगा उसके पास तो बहुत सारे जो है दोहे और बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो जाएंगी, उदाहरण हो जाएंगे इकट्ठा। नहीं तो आप जो है अगर आपको लगता है अच्छा, इसके लिए एक एनसीईआरटी भी अपने आप में क्या है, एक अच्छा रिसोर्स है। एनसीईआरटी को आप पढ़िए, बहुत अच्छे शब्दों में बातें वहां पर कही गई हैं, आप उन पंक्तियों का उपयोग कर सकते हैं अपने ऐसे में लिखने के लिए। और अगर मार्केट में कोई अच्छी सी पुस्तक अगर है जहां पर बहुत सारे कोटेशंस इकट्ठा हैं, या फिर आप चाहें तो गूगल से सर्च करके भी लिख सकते हैं, या मार्केट में अवेलेबल कोई भी बुक है किसी भी जो संस्थान की या कहीं भी, किसी का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जहां भी आपको लगता है आप उसके ले लें, उसके कोटेशंस को इकट्ठा करें और एक एक दो दो लाइनें जो है ना डेली याद करें, लर्न करें, नोट डाउन भाई साहब कर लो, पेन लेके ऐसे मत बैठे रहना, ठीक है? नहीं तो फिर एक कान से जाएगा एक दूसरे कान से निकल जाएगा, फिर बाद में फिर समस्या आएगी। इसलिए नोट करते चलो जो बातें मैं बता रहा हूं। मैंने क्या बोला कि जितने उदाहरण हैं पहले तो उसको एक जगह पर इकट्ठा कर लो, सारे महत्वपूर्ण पंक्तियों को। किसी खास जो है व्यक्ति ने अगर कुछ अच्छी बातें कही हैं, जैसे गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी के सारे कोटेशंस नोट डाउन कर लो, अंबेडकर जी के सारे कोटेशंस को नोट कर लो, ठीक है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के, ठीक है, विवेकानंद जी के, कुछ महान थिंकर अगर बड़े हैं, अगर फॉरेन के हैं, कार्ल मार्क्स, वेबर, उनके पॉइंट्स को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो, कुछ अच्छी पंक्तियां नोट डाउन कर लो, कुछ अच्छे कविताएं जो होती हैं वो नोट डाउन कर लो, उनको याद करो डेली डेली करके। तो क्या होगा कि आपके पास चीजें इकट्ठी होती चलेंगी। और 3 टॉपिक जो आप बताए गए हैं आपके निबंध के लिए, उन तीनों टॉपिक पर जो बेसिक नॉलेज हो वो आप अलग अलग मैगजीन से, अलग अलग चीजों से इकट्ठा करते चलो। कहां से? जैसे कि आपके पास क्या है ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शंस है, योजना मैगजीन आती है आपके सामने। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे भाई साहब नहीं पढ़ो योजना, ऐसा है ना, पढ़ लिया करना, योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन आपके एसए के लिए और जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे शब्दों में, बहुत सारगर्भित तरीके से चीजों को दिया जाता है। योजना मैगजीन में करा भी रहा हूं यूट्यूब पर, ठीक है? अभी बीच में नहीं आया है, संभवतः कल या परसों से मैं योजना को शुरुआत उसकी कर दूंगा कि किस प्रकार से वहां पर टॉपिक दिए जाते हैं, कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो उसको आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, या फिर घर पे भी आप मैगजीन पतली सी आती है 30-35 रुपए की, आप चाहें तो उसको पढ़ लें। पर्टिकुलर टॉपिक पर बहुत अच्छी नॉलेज वहां पर दी जाती है। तो यहां से आप बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं। कहां से? योजना और कुरुक्षेत्र। दोनों मैगजीन पढ़ने में अगर आपको समस्या आ रही है तो उनमें से केवल एक फॉलो कर सकते हैं, यानी कि योजना पढ़ सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण जो रिसोर्स है वो क्या है? समाचार पत्रों के महत्वपूर्ण आर्टिकल, ये निकलता रहता है आर्टिकल न्यूज़पेपर में। अब बात यह भी आती है सामने कि सर कौन सा न्यूज़पेपर जो आपको बेहतर लगे। मेरे अनुसार दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता अपने आप में क्या है, बेहतर ऑप्शन है आपके पास हिंदी माध्यम के लिए, ठीक है? बाकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए द हिंदू हो गया। तो इनके जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स निकलते हैं, यानी कि जो एडिटोरियल और जो पेज होता है, उनमें से किसी खास बिंदु पर जो है, खास टॉपिक पर जो है डिटेल्स में बातें लिखी होती हैं, उनको आप इकट्ठा करो, वहां की पंक्तियों को इकट्ठा करो, वहां के महत्वपूर्ण जो डेटा होते हैं उसको इकट्ठा करो, ठीक है? और नोट डाउन करते जाओ अपनी कॉपी में अलग अलग जगहों पर। अगर साहित्य से संबंधित कोई आर्टिकल आया हुआ है, एडिटोरियल पे आया हुआ है पेपर में, उसको नोट डाउन कर लो। इसके अलावा अगर कोई अन्य टॉपिक आया है तो उसको नोट डाउन कर लो। यानी कि आपके पास अच्छा आर्टिकल अगर आ गया तो आप एक काम करो, फॉर एग्जांपल कि कोरोना पर अगर आ गया, हालांकि अभी तो ये मुद्दा नहीं चल रहा है, लेकिन एग्जांपल मैं बता रहा हूं, कोरोना पर अगर कोई आर्टिकल आ गया, उस आर्टिकल पे क्या करो, अपने पेपर को कटिंग करो, वहां से अपने नोट्स में चिपका लो, इकट्ठा कर लो। अच्छे आर्टिकल्स को कंपाइल कर लो, उसको स्टेपल कर लो, बाद में यही सारा काम आएगा। उसके इंपॉर्टेंट बिंदुओं को नोट डाउन कर लो, ठीक? इसके अलावा संसद टीवी पर डिबेट बहुत सारे आते हैं, है ना? आपको पता होगा कि अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग डिबेट आते हैं, तो उन डिबेट को कभी कभी सुना करो, अक्सर वीक में एक ही बार सुनो, ठीक है? उनके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप इकट्ठा कर लो। तो ये हो गया आपका रिसोर्सेज। बाकी कोई खास किताब जो है इसके लिए आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, मार्केट में अगर कुछ अवेलेबल है तो आप उसको देखें, लेकिन एक चीज यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है जो कि मैंने यहां पर नहीं लिखी है, वो है आपका पीवाई क्विज प्लस पीवाई क्विज। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं ऐसे वाले, उसको इकट्ठा करिए। वहां पर जो निबंध आपके दिए गए हैं उन पर नोट्स बना लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं टॉपिक्स घुमा फिरा करके पूछता रहता है ऐसे में, ठीक है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो वो पॉइंट्स आपके सारे के सारे क्या करो, इकट्ठा करो, और उन्हीं के आधार पर जो है आप निबंध लिखने की क्या करो, कोशिश करो। ये नहीं कि जो है आप कुछ भी पढ़ते चले जा रहे हो, ये मत करना। पीवाईक्यूज देखो, आरओ के लिए भी पीवाईक्यूज को देखो, और जो है पीसीएस के लिए भी आपको पीवाईक्यूज को देखना है कि भाई इस प्रकार के निबंध आ रहे हैं, हमको इस प्रकार से रेडी करना है। तो ये कुछ खास बातें होंगी रिसोर्सेज की। अब हम लोग कुछ अन्य बिंदु पर और चर्चा कर लेते हैं जो आपके लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होता है। चलो आइए फटाफट देखते हैं हम लोग।
देखो 3 चीजें हमने बताई, क्या पहले क्या लिखना है आपको, इंट्रोडक्शन, ठीक, फिर मेन बॉडी, फिर आपको कंक्लूजन लिखना है, ठीक है, इतना हो गया। अब इनको कैसे फ्रेम करना है, एक बात मैंने जो आपको बताई वो क्या, कि आपका निबंध क्या होना चाहिए, भावनात्मक होना चाहिए, भावनात्मक, यानी कि फील उसमें आना चाहिए। ये नहीं कि एग्जामिनर देखे एकदम बोर हो जाए, नींद आके सो जाए, 10 बजे आपकी कॉपी उठाए, सो के उठे शाम को 6 बजे, ये काम नहीं करना है, ठीक है। वो कॉपी आपकी देखे, भाई यार क्या बात है, कुछ लिखा दमदार है, कुछ इमोशनली हो वो चीज, है ना, आपको उसकी भावनाएं टच करें आपके निबंध से, यार नहीं पढ़ना चाहिए, और वो समाज से कोरिलेट कर पाए यार कि क्या बात इसने लिखी है। क्योंकि जब आप अपने मन की बात लिखते हो ना, मन की बात, ध्यान सुनना, मैंने क्या कहा, मन की बात यानी कि स्वकृति, जब आप अपने किसी मुद्दे पर अपनी खुद की फीलिंग्स को जब आप निबंध के रूप में दर्शाते हो, क्योंकि निबंध क्या होता है, डिटेल्स में लिखना होता है, कि आप भाई खुल के लिखो, बिंदास होकर लिखो, कोई टेंशन नहीं है, बस कुछ एक बातों का ध्यान रखना है, क्या, जो मैंने आपको बताया, कि किसी जाति धर्म मजहब के बारे में द्वेष की भावना ना हो, सरकार के विरोध में ना बातें लिखी गई हो, इन सब बातों का ध्यान रखना है। बाकी चीजों में आप खुलकर लिखो, कोई समस्या नहीं आने वाली है आपको। तो निबंध कैसा होना चाहिए, भावनात्मक होना चाहिए। अगर महानगरों में वृद्धों की समस्याओं पर निबंध आ गया तो आपकी भावनाएं वहां पर प्रदर्शित होनी चाहिए कि दरअसल क्या वास्तव समस्या है। हो सकता है आप उन समस्याओं को लिख दो जो है क्या कहते हैं, एग्जामिनर को ना पता हो सकता है आपने कुछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कुछ आपने महसूस किया हो कि यार ये समस्या है वृद्धों को। अगर आप उस बात को लिखते हो, निश्चित रूप से एग्जामिनर आपकी बात को पढ़ेगा और वो भावनात्मक रूप से जो है आपसे जुड़ेगा और आपके जो है ऐसे में आपको ट्रक भर के नंबर देगा, दिल खोल के नंबर देगा धूमधाम से, ठीक। दूसरा एक चीज यहां पर आप और होनी चाहिए, नॉलेज, यानी कि ज्ञानात्मक बातें होनी चाहिए, ज्ञानात्मक, एक भावनात्मक बातें, दूसरा ज्ञानात्मक बातें, यानी कि नॉलेज, ज्ञान आपको होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए कि महानगरों में कितने प्रतिशत वृद्धों की संख्या है, किस एज ग्रुप के वृद्ध हैं, उसके लिए जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट कौन सी है, हाल ही में कौन सी रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें डेटा वृद्धों के बारे में दिया गया है कि कितने लोग बुजुर्ग हैं, क्या समस्या उनकी हैं, कौन सी बीमारियों से वो जूझ रहे हैं, आखिर उनकी जो आत्मिक समस्या है वो क्या है, वो क्या चाहते हैं, पर्यावरणीय समस्या कौन सी है उनके सामने, पारिवारिक समस्याएं कौन सी हैं, विघटन जो परिवारों का हो रहा है उनसे वो उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, जो परिवार जो विखंडित हो रहे हैं उनकी समस्या उनको लेकर क्या है, ठीक है। ये सारी बातें जब आप यहां पर लिखेंगे एक डेटा के अनुसार, यानी कि आपके पास कुछ डेटा अच्छा सा कलेक्शन होना चाहिए, कुछ रिपोर्ट्स होनी चाहिए जहां पर आपको बातें लिखनी है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, आपके पास क्या हो, डेटा हो अच्छा सा, कुछ अच्छी से रिपोर्ट्स हो, ठीक है। अगर आपके पास कुछ इंडेक्स, अगर कोई हाल फिलहाल में आए हैं, रिलीज हुए हैं, उन इंडेक्स का डेटा अगर आपके पास है, वो सारी चीजें आप क्या करो मेन बॉडी में, यानी कि यहां पर आप उसको क्या करो, मेंशन करो। बात समझ में आ गई, यानी कि भावनात्मक रूप से भी आपको मजबूत रहना है और साथ ही साथ में ज्ञानात्मक जो बातें हैं वो भी आपको यहां पर भरपूर तरीके से लिखनी है, ठीक है। और इसके अलावा रचनात्मक हो आप, कैसा रचनात्मक, पहला भावनात्मक हो, दूसरा ज्ञानात्मक हो, नॉलेजेबल हो, ठीक है, डेटा वगैरह अच्छे से हो, और रचनात्मक हो, एक खास कृति हो, विकसित हो आप, रचनात्मक हो आपका जो है दृष्टिकोण यहां पर, उसकी बातें, ये नहीं कि कुछ भी लिखते चले जाओ। जब ये 3 चीजें आपके ऐसे में लिख रहेंगी, यानी कि भावनात्मक रूप से आपका ऐसे मजबूत होगा, ज्ञानात्मक रूप से यानी कि अच्छी रिपोर्ट्स और बाकी चीजें होंगी, प्लस रचनात्मक फॉर्म में अगर आप लिखेंगे, निश्चित रूप से आपको धूमधाम से नंबर दिया जाएगा, कोई समस्या यहां पर आपको नहीं रहनी है। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, मेरे पास क्वेरी जाती है कि सर क्या एस्से वाले टॉपिक में यानी कि निबंध में क्या हम लोग फ्लो डायग्राम वगैरह बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन दरअसल क्या होता है कि फ्लो डायग्राम और पाई चार्ट वगैरह का इस्तेमाल बेसिकली मुख्य परीक्षा में यानी कि मेंस में जब आप लिखते हो उत्तर वहां पर होता है, निबंध में कोई बहुत इसका रोल नहीं होता है। लेकिन हाँ, जहां पर आपको लगता है कि आप अपनी चीजों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित कर सकते हो तो वहां पर आप जो है प्रदर्शित करना कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहां पर क्या होगा कि चीजों को आपको बेहतर ढंग से लिखना है। एक बात मैं यहां पर आपको और बता देता हूं, वो ये कि जब आप लिखना, ठीक है, मेन बॉडी आपने लिखना शुरू किया तो क्या काम करना है कि आपको जो पैराग्राफ आपके हों, क्या जो आपके पैराग्राफ हों, ध्यान रखना पैराग्राफ आपके बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है, बड़े पैराग्राफ नहीं हो आपके पास कि आप इतने बड़े पैराग्राफ लिख दिए एकदम से बिल्कुल हाईवे की तरीके से कि एग्जामिनर देख के सो जाए, बेहोश हो जाए, एकदम नहीं करना है। छोटे पैराग्राफ लिखो, बातों को सारगर्भित तरीके से लिखो। और एक बात और लिखना, चीजें आपको याद रखनी है
कि आपके पास ना बड़े शब्दों को छोटे करना आना चाहिए। ये नहीं कि किसी बात को बहुत डिटेल्स में लिख रहे हो, ठीक है, जैसे कहते हैं ना वाक्यांश के लिए शब्द, किसी बड़े शब्द को आपको छोटे में कर लेना है, यानी कि एक शब्द में एक शब्द आपका ऐसा हो कि उसमें कई सारी बातें समाहित हो ऑलरेडी। जब इस प्रकार के शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपसे क्या होगा, वो ऐसे अच्छा होगा। इसमें एक बात और याद रखनी है आपको, वो क्या, कि जो आप शब्द लिखो, जिन शब्दों का आप प्रयोग करो, जो आपके शब्द हों, वो कैसे होने चाहिए, वो नॉर्मल नहीं होने चाहिए। आम बोलचाल भाषा वाले शब्दों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, अच्छे शब्दों का, हिंदी के अच्छे जो शब्द होते हैं उनका इस्तेमाल करना है। और इसके लिए अगर आप मैगजीन पढ़ेंगे, डेली एडिटोरियल पढ़ेंगे, अलग अलग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, सामान्य अध्ययन एनसीईआरटी पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, तो आपके पास शब्द इकट्ठा हो जाएंगे। शब्द जब आपके पास अच्छे होंगे, व्याकरण त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, अशुद्धियां यहां पर नहीं होनी चाहिए। भाई साहब ध्यान रखना, अशुद्धियां, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आरो एआरओ में तो हिंदी निबंध में अगर कोई थोड़ी से भी अंग बिंदी की भी अगर त्रुटि है, वो समझ लो अक्षम में गलती मानी जाएगी। हिंदी का रोल बहुत बड़ा है आरो एआरओ में, ध्यान रखिएगा। और चूंकि आप उत्तर प्रदेश के एग्जाम को देंगे, यानी कि पीसीएस के एग्जाम को देंगे, आरो को देंगे, ऐसे में हिंदी में पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ऐसी जो है होप सभी को होती है। तो अगर आप व्याकरणिक त्रुटियां करते हैं, नॉर्मल अशुद्धियां करते हैं, तो वो दरअसल क्या होंगी, वो अक्षम्य होंगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए व्याकरणिक जो है त्रुटियां और अन्य कोई त्रुटियां होती हैं, वो आपको नहीं करनी है। तो ऐसे को लिखें और फिर उसको चेक करें कि कहां कहां पर आप जो है गलती करते हो। कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कि वो जो है मात्रा में गलती कर देंगे, लगाना है छोटा ऊ की मात्रा लगा देंगे बड़ा ऊ की, ठीक है, अंक बिंदी की मिस्टेक कर देंगे, कॉमन ही लगाएंगे, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। ये सब बहुत अच्छा में गलतियां, इन पर काम करो आप लोग। सिर्फ कंटेंट ही नहीं इकट्ठा करना है, कंटेंट को प्रेजेंट कैसे करना है ये भी अच्छा रखना है। आपके पास एक बहुत अच्छा रूम है, ठीक है, और रूम बहुत अच्छे से जो है मिस्त्री ने बना के आपको दे दिया, सब कुछ एकदम लाइट वेट बढ़िया सजा के रख दिया, सब कुछ लाइट वेट चमक रही बढ़िया तरीके से। लेकिन अगर उस बेडरूम में एक बेड, ठीक है, उल्टा पलटा पड़ा है, बेडशीट गिरी पड़ी है, पिलो आपकी कहीं और भागी जा रही है, आपकी अलमीरा कहीं गिरी हुई है, कपड़े आपके रूम में बिखरे हुए हैं, क्या वह रूम अच्छा लगेगा? भले ही बहुत अच्छा उसका डेकोरेशन किया गया है, लेकिन चीजें जो सामान है वो बिखरी हुई हैं, क्या आपका रूम अच्छा लगेगा? कभी नहीं अच्छा लगेगा। सेम निबंध के साथ ये है कि आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन उस कंटेंट में अगर शब्दों में त्रुटियां हैं, तो फिर वो ऐसे कहे कि आपका भाई साहब नहीं अच्छा है वो फिर। इसलिए व्याकरणिक त्रुटियां और अन्य त्रुटियां आपको ऐसे में बिल्कुल नहीं करना है, अक्षम में गलती मानी जाएगी, ये चीज ध्यान रखना। माफी योग्य वो नहीं होगा, नंबर तुरंत काट देगा एग्जामिनर, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो त्रुटियां आपको नहीं करनी है। बाकी और इसके लिए क्या जरूरी है, इसके जरूरी है कि आप डेली प्रैक्टिस करें। आप वीक में एक ही एस्से लिखें, लेकिन लिखें। मॉर्निंग में मैं एस्से के टॉपिक आपको देता हूं, अभी मैं मेंस के टॉपिक दे रहा हूं, अभी बीच में एस्से का दे रहा था, कल से संभवतः परसों से मैं फिर से निबंध का एक टॉपिक में दिया करूंगा। डेली मॉर्निंग में आप उसको कर लिया करिएगा, आपकी समझ बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम एक बार कंक्लूजन को ड्रॉ कर लेते हैं, वो ये कि आपको सबसे पहले एस्से को ठीक ढंग से समझना है, फ्लो डायग्राम अपने माइंड में नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, लगभग 15 से 20% का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जिसमें अच्छी पंक्तियों से आपको स्टार्टिंग करनी है, अच्छे कवि की बातें लिखनी है, आपको अच्छे कोटेशंस लिखने हैं। उसके बाद फिर आपको मेन बॉडी लिखनी है। मेन बॉडी में कंटेंट आपका बेहतर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए, भावनात्मक होना चाहिए, ज्ञानात्मक होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है, निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष आपका दूरगामी और सकारात्मक होना चाहिए। बस यही बातें आपको लिखनी है और कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है। रिसोर्सेज के रूप में मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी की किताबों को आप पढ़ें, योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन को पढ़ें, एडिटोरियल को पढ़ें और पीवाईक्यूज को लगाएं। यही रिसोर्स होता है, इसके अलावा कोई रिसोर्स नहीं है। मार्केट में अगर कुछ बातें अगर आपको अच्छी दिख जाती हैं तो उसको आप उठा लाएं, यानी कि उस किताब को ले आएं। बाकी इकट्ठा कर लें, अच्छे अच्छे पंक्तियों को, अपने जो है कोटेशंस को एक जगह पर नोट डाउन अभी से करना शुरू कर दें, ताकि जो है बाद में आपको समस्याएं ना होने पाए। कहीं पर कोई आर्टिकल अगर अच्छा निकलता है तो उसको, उस पेज को फाड़ करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, एक फाइल बनाइए और वहां पर चीजों को इकट्ठा कर दीजिए। इतना आप करेंगे, निश्चित रूप से आपका इससे क्या होगा, बेहतर होगा। आई होप आपको ये बातें मेरी समझ में आई होंगी। हाँ, इसमें अगर कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और उस कमेंट को मैं देखूंगा, और फिर जब मैं करंट की क्लास लूंगा मॉर्निंग में, तो वहां पर जो है बिंदु को मैं आपको समझा दूंगा कि भाई जो कल आपने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर ये होगा निबंध में। इसके अलावा अगर आपको कोई समस्या अगर आती है आपको, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।
थोड़ी बहुत बातें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। और ये लगता है निबंध के लिए इतना बहुत है, इससे ज्यादा आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक हफ्ते में आप एक निबंध लिखिए, लेकिन लिखिए और जो मैंने बातें आपको बताई हैं उन सारी बातों को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, निश्चित रूप से आपको इससे अच्छा लगेगा। हाँ, एक बात और, अननेसेसरी अनवांटेड कमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा। हो सकता है आप पहले से बहुत ज्यादा ज्ञानी रहे हो, नॉलेजेबल रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, शुभकामनाएं हैं आपको। लेकिन यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है, उनको नीड होती है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरा वीडियो है। अगर आप बहुत ज्ञानी प्रवृत्ति के होंगे तो अननेसेसरी कमेंट मत कीजिएगा, खुद पे प्रैक्टिस करिएगा। ऑल द बेस्ट है, ठीक है। मिलते हैं फिर कल एक नए सेशन के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। डेली मॉर्निंग में 8 AM पर करंट अफेयर्स देखना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ में आने वाले दिनों में योजना मैगजीन 3-4 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, उसको भी आप लोग देखिएगा। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।